ये सरकार सामने जो चल रहा है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा किसी को छुपाने का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या करना और हत्या के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश करना। घटना के बाद आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने के लिए दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देना और पूरे मामले में ममता सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होना एक तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं तो क्या है। सीबीआई की गिरफ्त में रेप कांड का आरोपी संजय राय वो है जो दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुनाई जरूर दे रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, सीबीआई के सूत्र और आरजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो इस ट्रेनी डॉक्टर बिटिया की हत्या के पीछे बड़ी साजिश के पर्दाफाश की तरफ इशारा कर रही हैं। अव्वल तो आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की छवि ही सवालों में है। उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो एक भ्रष्ट इंसान है। छात्रों को वो बेवजह फेल करता था, काम कराने के लिए कमीशन लेता था। अब आइए डॉक्टर बिटिया पर। खबरें आई थीं कि जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया का शव मिला, शव के पास एक डायरी भी मिली थी। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, कुछ पन्ने फाड़े गए थे और कुछ पन्ने जर्जर मिले थे। डॉक्टर बिटिया के पिता जब पहली बार मीडिया के सामने आए तब उनसे पूछा गया था कि आपको किसी पर शक है, क्या कोई साजिश हुई है। उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि बेटी की थीसिस को लेकर मेडिकल कॉलेज में उसे परेशान किया जा रहा है। आप बोले हैं कि डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी किया गया है आपकी बेटी के खिलाफ डिपार्टमेंट से। मेरा जो लड़की का थीसिस पहले बनाता है, जो लोग थीसिस के बारे में जानता है, वो बनाने में कितना दिक्कत होता है वो जानता है। वो थीसिस किसी को और किसी को दे दिया गया। तो आप डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ कार्रवाई चाहते हैं, जांच हो डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ? डॉक्टर बिटिया की उस डायरी के पन्नों को क्यों फाड़ा गया? क्या बिटिया ने डायरी में जो लिख रखा था उसमें उससे इस केस का कोई कनेक्शन था? इसलिए सवाल है कि क्या डॉक्टर बिटिया की डायरी में कोई राज था? डॉक्टर बिटिया कोई बड़ा सच जानती थी? क्या आरजी मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत चल रहा था? क्या किसी तरह के रैकेट में संलिप्त थे कॉलेज के लोग? क्या इस रैकेट में सफेद पोश भी शामिल थे? क्या इसी सच को छिपाने बिटिया की बलि ले ली गई? अगर ऐसा नहीं था या नहीं है तो फिर सीबीआई की नजर में पुलिस, प्रशासन और सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में क्यों खड़ी हुई? क्यों सीबीआई को आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना पड़ रहा है? क्यों प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए सवालों में सीबीआई को झोल नजर आ रहा है? इतना ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी के प्रशासन और पुलिस पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? 3.5 घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? माता पिता को शव देर से क्यों सौंपा गया? प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की? प्रिंसिपल को इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया? केस के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे की गई? घटना स्थल पर 7,000 लोग दाखिल कैसे हुए? अस्पताल में भीड़ घुसी तब बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ को कैसे नहीं संभाल पाई? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? इन्हीं सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस इस स्थिति में आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा नहीं कर सकती और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी। पहले ये चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है। बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। लेकिन जो सवाल उठे हैं वो सामान्य तो नहीं है। डॉक्टर बिटिया का रेप और फिर हत्या के पीछे कुछ छिपाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिलना ही चाहिए
और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक बंगाल का लोग आवाज़ उठाएंगे। ये सरकार सामने जो चल रहा है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है बड़ा, किसी को छुपाने का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। सामने बोल रहा है फांसी होना चाहिए, कोई बोल रहा है एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन किसी एक का नहीं है। किसी एक को स्केपगोट बना के तुम कर नहीं सकते हो। दरअसल कॉन्स्पिरेसी इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और सीबीआई ने इस मामले में जिन जिन लोगों से बात की है उन्होंने कुछ ऐसे इशारे किए हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहे गोरख धंधे को सामने ला रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वारदात के पीछे मानव अंगों की तस्करी का रैकेट हो सकता है। वारदात के पीछे सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट के भी तार हो सकते हैं। बताया जाता है कि साल 2001 में इसी कॉलेज में एक घटना हुई थी। सौमित्र विश्वास नाम के एक लड़के की मौत हुई थी और पुलिस ने इस मौत को आत्महत्या बताया था। कहा जाता है कि सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ होने के डर से ही ऐसा किया गया। इस कॉलेज में पढ़ने वाले पूर्व छात्रों ने दावा किया था कि साल 2001 में सेमिनार हॉल में सेक्स वर्कर लाना आम बात थी और इन्हीं के जरिए वहां की छात्राओं को ब्लैकमेल किया जाता था। वैसे ही आरोप इस बार भी लग रहे हैं। सीबीआई ने जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें 3 डॉक्टर और 1 हाउस स्टाफ है। इनके किसी सियासी पार्टी से जुड़े होने का भी दावा है जो अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाते थे। इसके अलावा भी कई तरह की धांधलियां होने की भी खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो रेप पीड़िता को इस खेल की भनक लग गई थी और इसका कच्चा चिट्ठा पीड़िता ने अपनी डायरी में दर्ज कर रखा था। तो क्या डॉक्टर बिटिया को रास्ते से हटाने के लिए उसे इतनी बड़ी सजा दी गई? क्या हत्या में शामिल लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि डॉक्टर बिटिया राज जानती थी, इसीलिए उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया? हालांकि खबर यह है कि सीबीआई इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक सीबीआई ने 19 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन उसका पूरा ध्यान फिलहाल रेप और हत्या के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। किसी तरह के रैकेट या तस्करी से जुड़े एंगल पर सीबीआई काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से तेजी दिख रही है इस पूरे मामले में, ऐसा कहा जा सकता है कि डॉक्टर बिटिया को जल्दी इंसाफ मिलने वाला है। देश की सरकार और न्यायपालिका इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है और कोर्ट ने कई ऐसे कड़े सवाल भी उठाए हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही जो डॉक्टर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हड़ताल से वापस जाने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने 22 अगस्त तक सीबीआई के पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी है। 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल है। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली में हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हालात पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच उपराज्यपाल ने फोन पर पीड़िता के परिवार से बात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। मैं आनंद बोस हूँ। हेलो, मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ।
Governor. Yes. आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा हम लोग एक ही आदमी है, आई वांट जस्टिस। We will get justice. We are all with you. पीड़ित परिवार के साथ हर कोई खड़ा है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास और प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रही ममता सरकार के मंत्री और नेता बेलगाम है। कोई उंगली काटने की धमकी दे रहा है तो कोई हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर तंज कस रहा है कि हड़ताल के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाएंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এই ঘটনায় দোষী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ চাই। আমার বক্তব্য, এই ঘটনায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की आवाज उठाने की बजाय उन आवाजों को कुचलने की बातें क्या कहती हैं और इस संवेदनशील मामले में किस तरह की सोच को दिखाती हैं, ये समझा जा सकता है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहा है और कौन सही मायने में इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है, इसका फर्क तो हर किसी को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।